नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार ने उन खबरों को फेक न्यूज बता दिया है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ऐसी एनालिसिस थी कि जंग के कारण दाम बढ़ सकते हैं। इसे देश के कई बिजनेस अखबारों ने छापा और सरकार ने फेक न्यूज कह दिया। इस मामले में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका क्या कर रहे हैं उसकी बात जरूरी है। ईरान की IRGC ने कहा है कि अगर खाड़ी के देशों की जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो वह तेल के उत्पादन को हमेशा हमेशा के लिए ठप कर देगा, अलविदा कर देगा। इस समय ही होर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई का संकट विकराल होने लगा है और अगर खाड़ी के देशों की रिफाइनरी को ईरान ने टारगेट कर दिया, उसे सफलता मिल गई, तो होर्मुज में कोई मछली पकड़ने भी नहीं जाएगा। बिना प्रोडक्शन के सप्लाई का कोई मतलब नहीं रहता। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से दुनिया भर में तेल की सप्लाई में 10% की कमी आ चुकी है। IEA के चीफ ने कहा है कि इतिहास में कभी भी ऊर्जा सुरक्षा को इतना खतरा नहीं पहुंचा जितना हम आज देख रहे हैं। यह वीडियो ईरान की नौसेना ने जारी किया। इस वीडियो को ईरान के टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। एक छोटी सी नाव में नौसेना का एक दल जहाज की तरफ बढ़ रहा है। IRGC के सैनिक जहाज पर चढ़ाई करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। यह वीडियो लाइबेरिया के जहाज एपामिनोंडास का है जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहा है। इसके अलावा ईरान ने एक और जहाज को कब्जे में कर लेने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि पनामा का यह जहाज इस्राइल से जुड़ा है। यह दोनों ही जहाज बिना परमिट के होर्मुज के रास्ते फारस की खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कब्जे के बाद इन्हें ईरान के तट पर लाया गया है। ईरान बार बार कह रहा है होर्मुज में किसी का दखल हमारी रेड लाइन है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अव्वल तो अमेरिका के ब्लॉकेट को भी बेकार बताने की खबरें छप गई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका के ब्लॉकेट के बाद से ईरान के 34 जहाजों ने यह रास्ता पार कर लिया है। विश्लेषक बता रहे हैं कि जहाज ईरान के तट के साथ सफर करते करते भारत और पाकिस्तान के पानी में प्रवेश करते हैं और वहां से अंतर्राष्ट्रीय पानी की तरफ निकल जाते हैं। अमेरिका की सेना ने इन दावों का खंडन कर दिया है। कहा है उसके ब्लॉकेड ने ईरान के 29 जहाजों को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने जहाजों को चेतावनी दी है कि होर्मुज में कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। कुछ भी संदेहास्पद दिखाई दे तो उसकी रिपोर्टिंग तुरंत कीजिए। ऐसा इसलिए भी कहना पड़ा कि अमेरिका और ईरान दोनों ने दो जहाजों पर कब्जा करने का दावा किया है। यही कारण है कि जब ट्रंप ने 22 अप्रैल को सीज फायर बढ़ाया, उस दिन भी बाजार गिरा और अगले दिन भी भारत का बाजार गिरा है। कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल हो गया है। इधर बंगाल में आम आदमी इस वक्त मतदान की चिंताओं में ही डूबा हुआ है। जिस तरह से बंगाल में मतदान हुआ है उससे लगता है यहां के लोगों ने अपनी प्राथमिकता बना ली है। लेकिन क्या ये लोग समझ पाएंगे कि किन कारणों से उनकी जेब हल्की होती जा रही है? क्या इन लोगों तक सही सूचनाएं पहुंच पा रही हैं? जब यूरोप और अमेरिका में महंगाई आसमान की तरफ भाग रही है, इन आम लोगों को महंगाई किस धरातल की ओर ले जाएगी, कौन बताएगा? और अब एक सूचना, युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलकर रख दिया है। लोग अपनी सैलरी से महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हर किसी के बस की बात नहीं इसके प्रभावों को समझना, लेकिन रास्ता यही है, इन्हें समझने की कोशिश की जाए। इस जंग के बीच जो इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, डेटा और स्पीड की लड़ाई में देश भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में आप शामिल भी हैं और शिकार भी हैं। इस दौर में टिके रहने के लिए चाहिए एक अलग स्किल। 1 मिनट में पूरी रिसर्च मिल जाए, बिना डेवलपर के वर्किंग टूल बन जाए। नौकरी ढूंढने के लिए AI की मदद मिल जाए। GPT मॉडल आपको जानकारी देता है, लेकिन क्लॉड जैसे AI एनालिसिस कर आपको जवाब देते हैं। अगर आप इन टूल्स को सीखना चाहते हैं तो इस शनिवार और रविवार आउटस्किल के साथ 2 दिनों की फ्री लाइव वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं।
सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की ट्रेनिंग का दाम 10,000 है, मगर आउटस्किल इसकी कोई फीस नहीं ले रहा। इस वर्कशॉप में आप डीप डाइव रिसर्च, बिना कोड लिखे टूल्स बनाना, कैलकुलेटर्स या डैशबोर्ड्स बनाना, क्लाइंट रेडी प्रेजेंटेशंस तैयार करना सीख पाएंगे। आउटस्किल का दावा है कि 40 से अधिक देशों में 1 करोड़ वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, रिसर्चर्स इसमें भाग ले चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशॉप का लिंक है, आप वहां से साइन अप कर सकते हैं। अंतिम फैसला अपने विवेक से कीजिए और आने वाले समय में हर चीज की खरीदारी सोच समझ कर कीजिए। दुनिया भर में तेल का संकट विकराल होने वाला है। जाहिर है भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। किस देश के पास कितना स्टॉक है, इसे लेकर मीडिया में काफी कुछ छप रहा है। ब्लूमबर्ग के पत्रकार हाविये ब्ला ने यह चार्ट ट्वीट किया है। इसमें बताया है कि किस देश के पास तेल का कितना भंडार है। इसके अनुसार चीन के पास तेल के 1 अरब बैरल से भी ज्यादा का भंडार मौजूद है। यह अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के सभी देशों से ज्यादा बड़ा भंडार है। चीन की इन्वेंट्री में करीब 140 करोड़ बैरल तेल मौजूद है। इसकी तुलना में भारत के भंडार में सिर्फ 2 करोड़ बैरल तेल मौजूद हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है। भारत सरकार बार बार कह रही है कि अन्य मार्गों से तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन क्या जितनी सप्लाई होर्मुज के रास्ते से होती थी उसकी भरपाई की जा रही है? तेल वाहक जहाज समंदर में साइकिल की रफ्तार से चलते हैं, काफी लंबा वक्त लेते हैं। जंग के पहले जो जहाज रवाना हुए उनके बारे में ही कहा जाता है उनमें से भी कुछ अभी भी समंदर में हैं, वैसे ज्यादातर पहुंच गए हैं। और जो जहाज दूसरे मार्गों की तरफ मुड़ गए हैं, अगर होर्मुज खुल भी गया तो पहले के रास्ते पर लौटने में महीनों लग सकते हैं। मतलब साफ है कि तेल की सप्लाई इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी और अभी तो जंग पूरी तरह से रुकी भी नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है, खाड़ी के देशों में टकराव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा असर पड़ने लगा है। निर्यात धीमा पड़ गया है। खाड़ी के देशों से आने वाला रेमिटेंस भी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा डॉलर खाड़ी के देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय हर महीने भेजते हैं, जिससे भारत के अलग अलग शहरों में, गांवों में मांग बढ़ती है। अगर बाहर से पैसा आना बंद होगा, उसका असर घरेलू मांग पर पड़ेगा। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल और खाद के दाम महंगे होने से महंगाई और बढ़ेगी और लोग खर्चा कम कर देंगे। यह महंगाई जंग के कारण भारत में आयात की जा रही है। रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। 7.6% से घटाकर 6.9% कर दिया है। लेकिन जिस तरह से होर्मुज में टकराव बना हुआ है, जंग पूरी तरह रुकी नहीं। आने वाले दिनों में 6.9% का अनुमानित आंकड़ा भी मुश्किल में पड़ सकता है। रिफाइनरीज के घाटे पर आए दिन एनालिसिस छप रही है। एविएशन सेक्टर भी इसके कारण बुरी तरह प्रभावित है। हवाई किराया कितना बढ़ा है, इस पर बात ही बंद हो गई, मगर यात्रियों को पता चल रहा होगा। युद्ध के बाद से जेट फ्यूल के दाम दुगने हो चुके हैं। जो बैरल 85 से $90 का हुआ करता था, युद्ध के बाद वह $150-200 का हो गया है। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइन ने यूरोप की 20,000 फ्लाइट रद्द कर दी है। ये छोटे सफर की उड़ानें हैं जिन्हें गर्मियों के महीनों के लिए कैंसिल कर दिया गया। लुफ्तांसा का कहना है जेट फ्यूल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और मुनाफा घटता जा रहा है। 20,000 उड़ानों को रद्द कर लुफ्तांसा 40,000 मीट्रिक टन जेट फ्यूल बचाने का दावा कर रहा है। KLM फ्रांस और डेल्टा जैसी कंपनियों को भी कुछ फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। कई रास्तों पर टिकट के दाम तेजी से बढ़े हैं। इकोनॉमी की सबसे सस्ती टिकट 25% तक महंगी हो गई। यूरोप और पूर्वी एशिया के रास्तों पर दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। लंदन से मेलबर्न की टिकट 1 साल पहले के मुकाबले 76% महंगी हो गई है। हांगकांग से लंदन की फ्लाइट 72% महंगी हो गई है। भारत सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए पर प्राइस कैप लगाया था, जिसे हटा लिया गया है। 2025 में यह कैप लगा था कि 18,000 से अधिक का किराया नहीं होगा। भारत में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। इस कारण किराए में करीब 300 से लेकर 900 रुपए की वृद्धि मीडिया रिपोर्ट में बताई गई है। विमानों का ईंधन महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि सरकार ने एविएशन के ईंधन में इथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से
गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो। नितिन गडकरी का तो कहना है जल्द से जल्द 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी चाहिए ताकि ऊर्जा का असर ना हो। क्या सभी कारें 100% ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से चल सकती हैं? हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। क्या 100% ब्लेंड का मतलब पूरा का पूरा एथेनॉल नहीं हो जाएगा? क्या पेट्रोल के लिए बनी कार अचानक एथेनॉल से चलने लग जाएगी? इससे कारों की इंजन पर क्या असर पड़ेगा, ईंधन की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर भी बहस होती रहती है। विमानों के ईंधन में इथेनॉल मिलाने का फैसला बता रहा है कि सरकार भी जहां तहां से संकट का समाधान खोज रही है। 22 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि भारत कच्चे तेल के उत्पादन में काफी पीछे माना जाता है। 11 साल से इसमें गिरावट ही आती जा रही है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी गिरावट है, जो बताता है कि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बेहद खराब स्थिति में है। आत्मनिर्भर नहीं है, आयात पर निर्भर है और होर्मुज की तरफ देखना उसकी मजबूरी है। देखता ही रहेगा कब जंग रुकेगी और होर्मुज से तेल और गैस आने लगेंगे। इसी का असर है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की बिक्री में 8% की गिरावट देखी गई मार्च के महीने में। निर्यात में हुई गिरावट के चलते कंपनियों को अपनी सप्लाई कम करनी पड़ी है। जो देश अपने कच्चे तेल की खपत का 88% आयात करता है, उस देश के प्रधानमंत्री जंग से पहले इस्राइल की यात्रा करते हैं। जितनी रैलियां उन्होंने बंगाल में की है, उससे कम भाषण में दुनिया में माहौल बना सकते थे कि जंग को रोको, आम गरीब आदमी पिस रहा है, सरकारों का बैलेंस बिगड़ रहा है। भारत की सक्रियता कुछ एक टेलीफोन कॉल्स, मेल मुलाकातों और 2-4-10 ट्वीट तक सिमट कर रह गई। जंग को रोकने में भारत की आवाज मुखरता से ग्लोबल मंच पर सुनाई भी नहीं दे रही। मॉनसून आते ही देश भर में बुवाई का सीजन शुरू हो जाएगा। कई सारे ठोस एनालिसिस में दावा किया गया है कि खाड़ी युद्ध के कारण यूरिया की सप्लाई प्रभावित होगी। इससे यूरिया का दाम डबल बढ़ सकता है। रॉयटर्स के मयंक भारद्वाज, राजेंद्र जाधव की खबर है, भारत डबल प्राइस पर यूरिया का आयात करने जा रहा है। 2 महीने पहले जो कीमत अदा की गई, उसके दुगने रेट पर 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया मंगाना पड़ रहा है। यूरिया की दिक्कत ना हो और दाम ना बढ़े, सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। प्रीमियम पेट्रोल भारत में 11 रुपया महंगा हो चुका है। 1 अप्रैल को 149 रुपए लीटर से बढ़कर 160 रुपए लीटर कर दिया गया। क्या आम लोग जिस पेट्रोल और डीजल की खपत करते हैं, उसके दाम भी बढ़ेंगे? गैस के सिलेंडर के दाम तो बढ़ा दिए गए, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। 29 मार्च को ही मोदी सरकार ने कह दिया पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। तब बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया कि प्रधानमंत्री ने दाम नहीं बढ़ाकर दयालु एंड कृपालु बोथ के होने का परिचय दिया। उस दिन पेट्रोलियम मंत्री ने कहा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10% घटाकर दामों को बढ़ने से रोका है। सवाल है सरकार कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम को रोकती रहेगी? क्या उसके लिए चुनाव के बाद भी रोके रखना संभव होगा? कोटक बैंक प्रतिष्ठित बैंक है। इसी से जुड़ी एक और संस्था है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इसकी एक स्टडी आई कि पश्चिम एशिया की जंग का एनर्जी सेक्टर पर क्या असर पड़ रहा है। इसी में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से भारत की रिफाइनरी का घाटा बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर सीएनबीसी टीवी 18 सहित कई बिजनेस अखबारों ने छाप दिया, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन खबरों को फेक न्यूज बता दिया है। यानी चुनाव के बाद दाम बढ़ने की बात फेक न्यूज है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि कुछ खबरों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के संकेत किए गए हैं। सरकार स्पष्ट करती है उसके पास दाम बढ़ने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं। ऐसी खबरें जनता में भय और बेचैनी पैदा करने के लिए की जाती हैं। हर कोई जानता है होर्मुज के कारण तेल, गैस और रासायनिक खाद की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसके कारण तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। दाम बढ़ने की संभावनाओं को लेकर विश्लेषण तो छपते ही रहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन खबरों को फेक न्यूज कहा जिन्होंने कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हवाले से लिखा था। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन शॉर्ट की खबर का स्क्रीनशॉट लेकर फेक न्यूज बताया है, जबकि इसी खबर को सीएनबीसी टीवी 18, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, हिंदू बिजनेस लाइन, मिंट, मनी कंट्रोल और न्यूज 18 ने छापा है। मंत्रालय ने इन सभी की खबरों का स्क्रीनशॉट लेकर फेक न्यूज क्यों नहीं कहा? क्यों इन शॉर्ट का ही लेकर फेक न्यूज कहा?
CNBC TV 18 ने यह खबर 22 अप्रैल को ही अपनी वेबसाइट पर छाप दी थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने 23 अप्रैल की दोपहर इसे फेक न्यूज कहा। यही नहीं, 23 अप्रैल की सुबह 11 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय के फेक न्यूज बताने के बाद भी कुछ घंटे तक इन चैनलों ने और वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट को डिलीट नहीं किया था। बाद में इन सभी ने एक लाइन यह जोड़ दी कि सरकार ने दाम बढ़ाने की संभावना से इनकार किया है। फेक न्यूज कहने के बाद भी इन खबरों को डिलीट नहीं किया गया। हमने शाम 5 बजे तक इसे चेक किया था। क्या तेल के दाम चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ेंगे? जनता के लिए अच्छी खबर होगी अगर नहीं बढ़ते हैं। 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के साथ वोटिंग समाप्त हो जाएगी, उसी के बाद पता चलेगा। मगर यह तो जानी हुई बात है कि कच्चे तेल का भाव $120 प्रति बैरल जाएगा और सप्लाई चेन अस्त व्यस्त रहेगी तो भारत की रिफाइनरीज पर दबाव बढ़ेगा और दाम बढ़ने की नौबत आ सकती है। क्या सरकार इन कंपनियों के घाटे की भरपाई अपनी तरफ से करेगी? कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने लिखा है कि इंपोर्ट वॉल्यूम 13 से 15% कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी भारत का एक दिन का इंपोर्ट बिल 190 से $210 मिलियन बढ़ गया है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस वजह से रिफाइनर पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हर महीने बढ़ते बढ़ते यह नुकसान $270 अरब तक पहुंच सकता है। प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम की गई और एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स की बहाली हुई, लेकिन यह कदम पर्याप्त नहीं। क्या सरकार इन आंकड़ों को फेक न्यूज कह सकती है? जर्मनी ने 2026 के लिए विकास दर के अनुमानों को आधा कर दिया है। जंग और होर्मुज को ही कारण बता रहा है। महंगाई की दर बढ़ने का भी अनुमान है। ब्रिटेन में महंगाई की दर 3.3% हो गई है। तेल के दाम 3 साल में अपने सबसे ऊंचे रेट पर है। महंगाई की दर सरकार के 2% के टारगेट से काफी ऊपर जा चुकी है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तिमाही के अंत तक पेट्रोल और घरों को गर्म रखने वाले ईंधन के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो यूरोप के बाजार गिरते जा रहे हैं। उधर ईरान ने ऐसी धमकी दी है जिससे इंटरनेट पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम की एक पुरानी रिपोर्ट हमें मिली। 2019 की यह रिपोर्ट है कि ईरान में 2 घंटे के लिए एक इंटरनेट आउटेज ड्रिल का आयोजन होगा, यानी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप डोमेस्टिक सर्वर का इस्तेमाल करें और ईरान का साइबर स्पेस बनाएं। यह अभ्यास कितना सफल रहा हम नहीं बता सकते, मगर इस खबर को आप ईरान की नई धमकी से जोड़कर देख सकते हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी की ही खबर है जिसमें कहा गया है कि होर्मुज सिर्फ ऊर्जा संसाधनों का चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि समुद्री केबल के गुजरने का रास्ता भी है। फारस की खाड़ी के फर्श पर इंटरनेट केबल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तारों के जाल बिछे हैं। ईरान से ज्यादा यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इन पर निर्भर है। क्या ईरान इशारा कर रहा है कि अब इंटरनेट पर भी हमला हो सकता है? उधर भारत में सोशल मीडिया में हो रही स्वतंत्र पत्रकारिता की गर्दन दबोचने की तैयारी चल रही है। सरकार आईटी एक्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद स्वतंत्र पत्रकारों के लिए वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी नागरिकों के लिए भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करना खतरे से भर जाएगा। इतने गोदी चैनलों के होते हुए भी सरकार का मकसद पूरा हुआ नहीं, तो अब 2, 4, 10 यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर पर पाबंदी लगाने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। बोलने पर केस करो, वीडियो डिलीट करवाओ, यही सब हो रहा है। आखिर चुनाव से जुड़ी खबरें दर्शकों के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या इन्हें रोका जा रहा है? क्या इस देश को इस खबर में कोई दिलचस्पी नहीं कि लाखों लोगों से वोट का अधिकार छीन लिया गया? किसी भी संस्था ने उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की और वो वोट नहीं दे पाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।